मी मिलन वैद्य आपल्या सर्व दर्शकांचे मराठी मराठी बॉक्सिंगला समर्पित अशा युट्यूब चॅनल बॉक्स विथ मी मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत श्री भास्कर चंद्र भट, चीफ कोच, इंडियन यूथ वुमेन बॉक्सिंग टीम यांच्या मुलाखतीचा भाग 2। मी तुम्हाला घेऊन जात आहे तत्पर त्यांच्या मुलाखतीच्या भाग 2 कडे। नमस्ते, आप सभी का बॉक्स विथ मी ये बॉक्सिंग को समर्पित यूट्यूब चैनल है, इसमें सभी का हार्दिक 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 स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। कल हमने प्रोग्राम चालू किया था बातचीत का श्री भास्कर चंद्र जी भट्ट सर के साथ। भास्कर चंद्र जी भट्ट सर अपने इंडियन यूथ वुमेन बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच है और फिलहाल में उन्होंने पोलैंड में जो कीर्तिमान रचा है 7 गोल्ड मेडल का, उसी सिलसिले में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत का दौर जारी रहेगा। तो हम मिलते हैं श्री भास्कर चंद्र जी भट्ट सर को, उनके साथ जो बातचीत का कार्यक्रम है इसके पार्ट 2 में आज हम हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री भास्कर चंद्र जी भट्ट सर, जिसके वो डेडिकेटेड है और उसने ये मेडल तक का प्रवास किया। मगर ऐसा उसमें कि अभी आपने ओलंपिक के बारे में भी कहा कि वहां पे भी वो मेडल स्कोर कर सकते हैं। जी जी। तो उसका मतलब जो पोटेंशियल है वो ओलंपिक का है, ऐसा हम मानते हैं एज ऑफ नाउ, है ना। हो सकता है उसका वेट भी आ जाए अगले ओलंपिक तक, या उसको मेंटेन करने के वेट नीचे लाने के लिए बहुत टाइम है। 4 साल बहुत होते हैं, 3 साल चलो। जी जी जी। तो लेकिन जी बताइए जी जी ऐड कीजिए आपका। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्फिया जब हमारे पास यहाँ उसने ज्वाइन किया था 90 प्लस लगभग उसका वेट था। तो धीरे धीरे हम उसके वेट पे काम, हमारी न्यूट्रिशन मैडम है, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी, और फिजियो, इन लोगों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि इसके वेट को हमने धीरे 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 नीचे लाना है, क्योंकि जितना उसका वेट नीचे आएगा उसकी मूवमेंटें शार्प होती जाएंगी। बिल्कुल। उसका नतीजा मैं आपको बताऊं कि अभी वो उसका, जब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम गए तो उसका 85 और 86 के बीच में उसका वेट चल रहा था। और पिछले 2 साल के अंदर 2020 से अभी तक, चाहे वो ऑनलाइन थी या उसके बाद हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर काम किया, उसकी मूवमेंट्स के ऊपर काम किया और धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को ठीक करते हुए वो आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जिन मूवमेंट में उसकी हम काम कर रहे हैं, उसके वेट रिड्यूसिंग के लिए ऑलरेडी वर्कआउट शुरू कर चुके हैं हम। तो अगले आने वाले 1 साल के अंदर, क्योंकि हम 1 साल का टारगेट है कि वो धीरे धीरे अपने वेट को नीचे लेके आए, ताकि आने वाले 3 साल और 2 साल, क्योंकि 2021 में वो अपने वेट को मेंटेन करे और 2022 से हम उसके ओरिजिनल वेट पे उसको लेकर आए, उसी पे उसको हम कंपटीशन की तैयारी करें और उसी ओलंपिक को देखते हुए अगर वो 2 साल उस वेट पे अपने आप को प्रूव करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आना, वेट को मेंटेन करना, मेंटेन करने के साथ परफॉर्मेंस को लेना और फिर उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास लगभग 3 साल का समय है। तो अभी से हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। उसकी डेडिकेशन, उसका डिवोशन और डिटर्मिनेशन, जो 3 डी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। वो तीनों ही चीजें उस पर भरी हुई है। बिल्कुल। उसको हमने ट्रेनिंग कराई, उसके मुंह से आज तक पिछले 1.5 से 2 साल लगभग हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जूनियर में अमन मैडम के पास भी उसको देखा है ट्रेनिंग करते हुए। कभी भी आज तक उसको क्या परेशानी है, उसने ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करी है। आप देख लीजिए, सबसे पहला उसका गुण है, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करी उसने। उसको हमने मूवमेंट बताई कि अल्फिया ये काम करना है, उसने उसी पे काम किया और हर हफ्ते स्पैरिंग के बाद, और जब हम लोग स्पैरिंग दिखाते हैं उनको, उनकी बाउट हुई, उसको हमने बाउट दिखाई उनको, तो हर स्पैरिंग के बाद वो पूछती है सर कितनी परसेंटेज ठीक हुई। तो जो आप उसका जो डिवोशन है
ये सारी चीजों को लेते हुए वो काम कर रही है। मैंने इसलिए आपसे कहा, जिस तरह से वो समर्पित भाव से काम कर रही है, केवल बॉक्सिंग और उसके अलावा कुछ नहीं, इस पे ही वो ध्यान देती है, उसका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह फोकस्ड, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल बस इसी पे उसको रहना है, बिल्कुल। इससे इधर उधर नहीं जाना है, और वो अचीव करेगी, ये पक्का है। थोड़ा दर्शकों के लिए मैं, आप तो जानते ही है सर, आप इसमें तज्ञ हैं, मैं आपको अभी जो वेट मेंटेनेंस के बारे में भट्ट सर ने बताया, भट्ट कोच सर ने, तो उसका महत्व ये है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है बीएमआई, उस हिसाब से आपका वेट होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो क्या होता है, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, आपका हार्ट काम नहीं कर पाए, मतलब जो मूवमेंट का उन्होंने जो बताया, उसका मूवमेंट क्यों नहीं होगी सिर्फ, तो मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि आपका ब्लड फ्लो, अब क्या हो जाता है, जैसे बीएमआई के ऊपर आपका एक्स्ट्रा वेट बढ़ता है, वो 1 kg वेट अगर एक्स्ट्रा बढ़ता है तो आपकी जो खून की नलियां है ना, मतलब खून के जो वेन्स है, वो 1.5 किलोमीटर बढ़ती है। तो 1.5 किलोमीटर बढ़ने से क्या हो जाता है, उतना आपका हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। तो अगर हार्ट का रेट बढ़ गया, फिर हार्ट रेट बढ़ गया, बॉडी वेट ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो होगी। तो इसलिए बॉडी वेट में आना, मतलब बॉक्सिंग का जो खेल है वो आपको पूरी तरह से तराशता है। ये बॉक्सिंग की वैशिष्ट्य है कि बॉक्सिंग आपको, इसलिए बॉक्सिंग में 81+ kg विमेन्स में, 91+ kg मेंस में, उससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि उतनी आपकी हाइट नहीं रहती भाई। आप थोड़ी 9 फुट रहते हैं तो आपका वेट क्या है, तो 110 किलो, तो आप बीएमआई में रह के खेलोगे तो बॉडी मास इंडेक्स में, इसलिए भट्ट सर ने कहा कि उससे वो मूवमेंट शिफ्ट हो जाता है। और ये सभी को समझना बहुत जरूरी है, ये जानकारी कोचेस को, बॉक्सर को, पेरेंट्स को, सभी को होना जरूरी है। तो हम बॉक्सिंग में जल्दी प्रगति कर पाएंगे, जानते हुए कि ऐसा ऐसा भी होता है। चलो इसके साथ हम भट्ट सर के पास जाते हैं, पोलैंड ले जाते हैं उनको, या हमें ले जाए ऐसा विनती करते हैं। अभी सर आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया पोलैंड में, जहाँ पे अल्फिया ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, गोल्ड मेडल जीता, बेस्ट बॉक्सर जीता। आप हमें बताइए कोच के नजरिए से अल्फिया का परफॉर्मेंस कैसे था? अगर आप देखेंगे उसकी पहली बाउट बहुत ही बढ़िया, उससे लंबी लड़की थी, उसके साथ उसने अपनी सारी मूवमेंट, अगर आप उसकी बाउट देखेंगे, स्लिप, स्वे, पूरा बॉडी पंच, फेस में, इसी पर वो हम काम करते हुए ले गए, और पूरी तरह से उसने अपने उस काम को वहां पर एग्जीक्यूट किया, और बेहतरीन प्रदर्शन, परफॉर्मेंस दी उसने, और वो पहली बाउट जीती। उसकी सेकंड बाउट जरूर टफ थी, अगर आप देखेंगे तो पहला राउंड वो लूज कर चुकी थी, बहुत टफ थी। सेकंड बहुत टफ, बहुत अच्छी लोकल बॉक्सर, पहला राउंड वो लोकल बॉक्सर जी। तो और लोकल वो प्रेशर भी था, सबसे बड़ी बात है वो प्रेशर था, क्योंकि पोलैंड के खिलाड़ी हार रहे थे, उनकी नहीं था, तो सब उनका एक लोकल प्रेशर भी था कि ये लड़की जीतेगी। पहला राउंड हारने के बाद जब वो कॉर्नर पे आई तो उसको समझाया कि बेटा ऐसे आप नहीं जीत सकते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए मैक्सिमम डिफेंस एंड अटैक पे जाना पड़ेगा, अगर आप पीछे जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो आप देखिए उसने सेकंड राउंड वो 3-2 से आगे आ गई थी, थर्ड राउंड लगभग वन साइडेड कर दिया था उसने, हालांकि वो 3-2 से बाउट जीती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया उसने जो कमबैक किया ना, मैंने इसलिए आपसे कहा ना, उसके अंदर सुनना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो दोनों ही चीजें, जिस तरह से हमने उससे कहा वो काम करती गई, और उस बाउट को उसने जीता। अगर आप थर्ड बाउट देखेंगे, फाइनल वाली लड़की को, मालदीवा लड़की को, ऑलरेडी वह मॉन्टीनेग्रो में फाइनल में हरा चुकी थी, लेकिन इस बार वो लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट होके आई थी कि मैं अल्फिया को मारने आई, और उसी तरह से उसने प्लानिंग कर रही होगी अपनी, लेकिन हम अपनी तैयारी में थे। अगर आप देखेंगे पहला राउंड अल्फिया थोड़ा डोमिनेट में, ज्यादा नहीं थी, लगभग बराबर, क्योंकि वो भी अटैक कर रही थी। इसके बाद सेकेंड और थर्ड राउंड अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट वन साइडेड राउंड था,
बिल्कुल। और अल्फिया की जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप एक 85 केजी 86 का केजी का बॉक्सर स्लीप करता है, वीप करता है, बॉडी पंच, फेस मारता है, ये सारी चीजें जो भी उसने ट्रेनिंग करी थी ना, वो सारी चीजें एग्जीक्यूट प्रैक्टिकली करी, बिल्कुल। और उसका रिजल्ट है कि वो आज इस, और उसके जो फाइनल का रिजल्ट है, मैं आपको कहूं कि अगर आप फाइनल की हम सारे लड़कियों की बाउटें देखें 10 वेट कैटेगरी में, तो आज अगर वो बेस्ट बॉक्सर भी आई है, तो इतने बड़े वेट में इस तरह की मूवमेंट, क्लासिक मूवमेंट, काउंटर अटैक, उसका ही परिणाम है आज वो वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्सर इस यूथ वर्ल्ड चैंपियंस की बन पाई। बिल्कुल। नॉर्मली बेस्ट बॉक्सर 69 64 केजी तक बनते हैं आज तक हमने देखा। जी। मगर ये आपने भी बड़ा कमाल करके दिखाया कि इतने हेवी बॉक्सर को आपने इतना स्विफ्ट बनाया कि पूरा दुनिया उसका सराह रही है ना, उसके परफॉर्मेंस को। और फाइनल का बाउट के बारे में जो आपने कहा, और जो सेमीफाइनल के बारे में कहा, जो सेमीफाइनल में कमबैक के बारे में हम सभी दर्शकों को भी बताया कि जजिंग का जो क्राइटेरिया रहता है उसमें कमबैक को बहुत इंपॉर्टेंस है जजिंग के क्राइटेरिया में। तो उससे जज के ऊपर भी जो साइकोलॉजिकल भी उनको इफेक्ट हो जाता है कि भाई बॉक्सर कमबैक कर रहे हैं, तो वो उनके इसमें भी स्कोर आ जाता है उनके दिमाग में भी। और सेम हमने फाइनल में भी देखा कि पहला राउंड वो अपने तरीके से खेली, हो सकता है दोनों बॉक्सर फ्रेश है, दोनों में दम है, तो उतने पंचेस नहीं लगे थे अपोनेंट को, तो वो भी फ्रेश थी, तो ठीक ठाक चल रही थी। बाउट राउंड इसने जीता, हालांकि सभी जानते हैं कि अल्फिया ने पहला राउंड लिया जी, मगर वो जो तरीका था वो आपके एडवाइस के बाद, मतलब जो सेकंड आप थे, आपने एडवाइस किया रहेगा कुछ, तो उसने सडन चेंज कर दिया सेकंड राउंड में, और फिर वो बिल्कुल बैक स्टेप करते हुए उसका पंच फेंकना, फिर उसको अपर कट से मतलब उसका राइट पंच फेंकना, उसका राइट फेंकना, और ये करना, अपर कट निकालना, और वो हिट हो रहा था और इतना दमदार लग रहा था, हमको देखने में भी मजा आ रहा था। और हम तभी बिल्कुल समझ गए कि वो लड़की इसको फॉलो कर रही थी कम हाइट होने के बावजूद, तभी रीजन तो लग गया हमारे दिल में कि भाई अभी ये गोल्ड आ गया करके। तो भैया आपका दोनों का अभिनंदन उसके बारे में। मगर हमारी बाकी 6 लड़कियां भी थी, गीतिका थी, नवरम थी, पूनम थी, विनका थी, अरुंधति थी, थॉकचम थी, और अल्फिया तो है ही। इनका भी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये तो सर मैं कहता हूँ ये कभी ये इतिहास दोहराया नहीं जाएगा सर, कि 7 लड़कियां खेल रही है और 7 गोल्ड मेडल लेके आ रही है। नहीं दिखता कि नजदीक के इसमें ऐसा कुछ होने जा रहा है किसी भी कंट्री से जी। तो ये बाकी बच्चा जो हमारे भारत की बेटियां हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सबको बताइए कि आपको उनमें क्या प्रॉमिसिंग लगा और उन्होंने कैसे खेला उनका बाउट। अगर आप पहली बाउट देखेंगे गीतिका की, गीतिका ने 5 बाउटें खेली हैं और लगभग 5 बाउट में उसने अपने अपोनेंट को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल, वो पूरे 5 अपोनेंट को, हालांकि सेकंड उसने आरएससी मारा था, लेकिन 5 के 5 अपोनेंट अगर आप देखेंगे तो फाइनल में पोलैंड की लड़की थी, बहुत ही टफ कहें या बहुत एग्रेसिव थी वो, लेकिन पहला राउंड उसने पूरा एग्रेसिव होने का पूरा दिखाया कि मैं इसको हराऊंगी। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप सेकेंड राउंड गीतिका का देखेंगे, वो डोमिनेट करने लग गई, और थर्ड राउंड पोलैंड की लड़की लगभग चल ही नहीं पाई। तो उसकी जो उनकी प्लानिंग थी, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में ऐसा करो कि आरएससी, रेफरी आरएससी दे दे, इतना वो टफ लेके चली थी। लेकिन हमको पता था कि हमने किस तरह से काम करना है, और इसी के साथ साथ गीतिका को जिस तरह से कहा गया, गीतिका ने पूरा बढ़िया करके एग्जीक्यूट किया। और फर्स्ट हमारी बाउट थी। सेकंड हमारी आप देखिए बेबी 51 केजी, उसका रिकॉर्ड एक्सप्लोसिव है। वो किसी को नहीं पता कब वो राइट मारेगी, कहां से राइट मारेगी, लेकिन वह किसी भी बॉक्सर से डरती नहीं है। उसकी एक खास बात है, उसका अपोनेंट कौन है उसको नहीं पता, उसको पता है वो जीतने आई है। अपने 5 के 5 अपोनेंटों के साथ वो ऐसे ही चली है।
इसके बाद आप देखेंगे हमारा 54 हमने लूज किया। 54 की हमारी लड़की भी आप देखेंगे, अगर आरशी उज्बेक की बॉक्सर से हारी है 4-1 डिसीजन से, और उज्बेक का भी एक ही गोल्ड है, वो 54 में। तो वही लड़की जो हमसे हारी है उसी का गोल्ड है। इसके बाद आते हैं 57 में पूनम, पूरी तरह साइंटिफिक गेम में खेलती है। वो देखती है, कैलकुलेटेड पंचेज हैं, और उसी तरह गेम थी। उसने 5 बाउटें खेली हैं पूरी कैलकुलेट होकर, और अपने अपोनेंट को उसने कभी हावी नहीं होने दिया है। फर्स्ट राउंड लगभग उसका सारा पूरी अगर बाउट देखेंगे तो फर्स्ट राउंड वो लगभग बराबर रहती है, एक आध पंच से डोमिनेट करती है, लेकिन जब वो अपने अपोनेंट को पूरी तरह पढ़ लेती है उसके बाद सेकेंड और थर्ड राउंड में पूरा डोमिनेट करती है। इसके बाद आते हैं हम 60 केजी में विंका को। विंका टोटली अगर आप देखेंगे तो एक टेम्पो बॉक्सर की तरह, उस टेम्पो बॉक्सर को हमने कन्वर्ट किया डिफेंस काउंटर, क्योंकि अगर आप लगातार अटैक करते हैं तो आप फंसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आप फंसेंगे। लेकिन अगर आप उसकी मूवमेंट देखेंगे, 4-5 पंच मारती है, फिर एक डिफेंस करती है, फिर पीछे साइड जाती है, फिर तो लगभग उसके उस गेम को हमने इस तरह से तैयार किया कि वह अपने आप को प्रूव कर सके। और जजेज को, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे आरजे रहे हैं, कमीशन में रहे हैं, इंटरनेशनल इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, जब तक आप अच्छे हैं ये नजर नहीं आएगा, आप कैसे आरजे जजेज उसको जिता देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उससे अच्छे हैं, चाहे आपका बॉक्सर कितना ही लंबा हो, बराबर हो, डजंट मैटर, आपने अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ेगा। और दिखाने के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, डिफेंस काउंटर शो करने पड़ेंगे। तो विंका को देखिए आप, टोटल उसी पे रही है वो। इसके बाद हमने 64 हमारा, हमने उसको भी लूज किया। इसके बाद आते हैं 69 में अरुंधति ने 4 बाउटें खेली हैं, और 4 की 4 बाउटें देखिए आप, वो लॉन्ग रेंज में, उसने कभी किसी को अंदर नहीं आने दिया, पंच मारती है, भागती है, उसी पे रखा और उसी पे उसने काम किया। साउथ पर होते होते लॉन्ग रेंज पर रही और वो अपनी बाउट को जीतते हुए गई। 75 साना माचा के पास बहुत अच्छी हाइट है, अपने हाइट का इस्तेमाल करती है, इसके साथ साथ वो अपोनेंट को अंदर आती है तो अपर कट भी यूज करती है। इन सब चीजों को देखिए आप, हर बॉक्सर के पास क्या क्वालिटी है। हमारी कोचेज ने इस पिछले हम लोग 7-8 महीनों से जो हमारी कोचेज की सोनी ये रोहतक की टीम थी, हम इस पर स्टडी कर रहे थे कि किस बॉक्सर की क्या क्वालिटी है, उसको हम और परफेक्शन पे कैसे लेके आए। तो ये पूरी जो कोचेज की जो रिसर्च वर्क था ना, साइंटिफिक हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस का स्टाफ है, इन्होंने हर जगह जो सपोर्ट किया, किसको कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। इसके बाद आती है हमारी एल्फिया। तो इन सब चीज आप देखिए, हर बॉक्सर, और अभी आपको बताऊं मैं 81 केजी में हमारी उससे लड़की हारी थी हमारी खुशी जिससे आ रही थी उसी का गोल्ड है, तुर्की की लड़की। हमारे पास 10 बॉक्सर में 9 बॉक्सर, 2 बॉक्सर हमारे हारे पहले, वो जिनसे हारे उन्हीं का गोल्ड है, और 7 बॉक्सर फाइनल पहुंचे, 7 के 7 गोल्ड है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो बॉक्सरों ने जो पिछले 9-10 महीनों से काम किया था, अब आप मैं बताऊं बॉक्सरों की डेडिकेशन, उनके पेरेंट्स का डेडिकेशन। हमारे बॉक्सर पिछले 7-8 महीनों से घर नहीं गए, अपने माँ बाप से नहीं मिले, क्योंकि एनसीओई रोहतक में बायो बबल जो कोविड का हमारा नियम है उसको हमने फॉलो किया। किसी भी बॉक्सर ने अपने घर का खाना नहीं खाया, कोई घर से कोई चीज उनकी हमारे पास अलाउ नहीं थी। पेरेंट्स से आप केवल वीडियो कॉल करके मिल सकते थे। तो आप देखिए हमारे बॉक्सरों का समर्पण, हर चीज उन्हें त्याग दी। उन्होंने अपने अपने फोन जमा कर दिए कि सर हमको फोन नहीं चाहिए, आप संडे दे देना, हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। तो उनका जो डेडिकेशन था ना, उनकी जो सोच थी कि मुझे गोल्ड चाहिए, उस सोच ने उनको गोल्ड तक पहुंचाया। उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया। आप देखिए, आप फोन छोड़ दिए, दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, माँ बाप से कहा जी फोन पे वीडियो कॉल, हम आपको संडे वीडियो कॉल करके बता देंगे हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको हम सब दिखाएंगे। लेकिन किसी के पेरेंट्स नहीं आए, कोई अपने घर नहीं गया।
7-8 महीने यूथ की लड़की जो 17-18 साल की लड़की है, वो अपने घर नहीं जाती है, माँ बाप से नहीं मिलती है, दोस्तों से फोन नहीं करती है, सब कुछ त्याग कर उन्होंने केवल वर्ल्ड चैंपियनशिप सोची। बिल्कुल। एनसीओई रोहतक में जितने हमारे कोचेज हैं आप देखिए, चाहे वो एलिट के साथ जुड़े हों, चाहे वो यूथ के साथ, जूनियर के साथ, हर कोच ने हमारे खिलाड़ियों के लिए काम किया। पूरा हमारा साइंटिफिक स्टाफ, पूरा हर खिलाड़ी के लिए, किसको क्या इंजरी है, कब हॉस्पिटल लेके जाना है, किसको खाने में, इवन न्यूट्रिशन आपको बताया हम। उन्होंने क्या किया था, हर 15 दिन में लड़कियों की चॉइस की चीजें, चलो भाई ठीक है मार्केट से नहीं मंगाते हम, तो उन्होंने क्या किया, लड़कियों से पूछा भाई आपको इस संडे आपको लंच में क्या चाहिए, और अगले ठीक 15 दिन के बाद लड़कों से पूछा गया भाई आपको क्या चाहिए। तो हर 15 दिन में लड़कियों की चॉइस की चीज बनती थी लंच में, और 15 दिन के बाद लड़कों की चॉइस बनती थी, लेकिन सबने सब कुछ त्याग रखा था। तो क्या यह डेडिकेशन कम है? सर ये समर्पण की भावना, ये समर्पण की भावना, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक ही टारगेट रखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड चाहिए, बिल्कुल, बस कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मैं आगे जाके ये कहना चाहूंगा कि ये समर्पण की भावना उनमें आई कहां से, तो मैं समझता हूँ उसकी नींव आपने रखी, और इसके लिए आपका अभिनंदन टीम के साथ। आप भी 7-8 महीने से घर पे नहीं गए, आपने भी यही सब रूल फॉलो किए, और वो बच्चों ने देखा, फिर बच्चों बोले अरे सर कर रहे तो हमें भी करना चाहिए, ये हमारे लिए कर रहे, मेडल उनको नहीं मिलने वाला हमें मिलने वाला है, तो वो भी समझते हैं, और वो भी अच्छी चीजों को कोई भी जल्दी फॉलो कर लेता है, समझ लेता है, और यही आपका बड़प्पन है कि आपने उनको वहां लेके गए, आप वो लेवल पे उनकी सोच बदली। खेलना सिखाना एक बात है, सोच बदलना, आपने उनको ऐसा, आपने उनके सामने ऐसा उदाहरण रखा कि उनकी सोच ही वैसे हो गई पॉजिटिव, और वो मेडल परफॉर्मेंस दे पाए। हमारे इवन ना आपको बताऊं, हमारे जो कोचेस थे, जितने भी हमारे कोचेस थे अंदर रह रहे हैं, वो कोई अपने घर नहीं जाता है, इतने दूर के। अब हर कोच के अपना भी परिवार है उनका, देखिए आप, हमारे पास कोचेज ऐसे भी जिनकी नई शादी हुई है, लेकिन उन्होंने 7-8 महीने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा जो टीम वर्क है, हमने टीम के साथ काम करना है, तो जब तक कोच, स्पोर्ट्स साइंस सभी लोग अपनी डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, अपना समर्पण नहीं दिखाएंगे, तो खिलाड़ियों को कहां समझ में आएगा। तो जितने लोग हैं, सब लोगों ने सब कुछ छोड़कर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करी। बहुत बढ़िया जी सर। आगे अभी लड़कियों के आप चीफ कोच है, और उनका जो प्रॉब्लम आता है, अब जब चैंपियनशिप के लिए इतनी सारी चैंपियनशिप में लड़कियां लेके जाते हो फॉरेन टूर पे, अभी वहां पे उनका नॉन प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन लगता है, और आपके पास ऐसा एज ग्रुप है कि 17 साल की भी लड़कियां है और 18 साल की भी लड़कियां है, जी तो ऐसा जरा एक कंफ्यूजिंग स्टेज हो जाता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये नॉन प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन को, क्योंकि कुछ आपको पेरेंट्स से लेना पड़ता होगा और कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन में जाता होगा। जी, लेकिन हम लोग ना कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स ही दें, क्योंकि पेरेंट्स को भी जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वह खिलाड़ी, वह तो पेरेंट्स, अगर हमारे भी हमारा पेरेंट्स को आना पड़ता है। जब तक ये चीजें पेरेंट्स के साथ मिलकर नहीं काम होगी, तो हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो हर खिलाड़ी के पेरेंट्स इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करके उनको तैयार, क्योंकि वो लोग, उनको भी तो पता है कि उन खिलाड़ियों का करियर है, तो वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं, वो आते हैं और करते हैं। कभी किसी ने, आज तक मैं सोचता, मुझे 4 साल हो गए, हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कि कोई पेरेंट्स कहे कि ऐसा मैं क्यों करूं। हाँ, तो उनको पता है ये तो रूल है और उनको करना है ये चीजें, तभी तो उनके बच्चे का फ्यूचर बन पाएगा। नहीं, मगर यूथ में रूल ऐसा एप्लीकेबल होता है कि वो 17 की अलग लड़कियां हैं और 18 की अलग है, तो 18 वाले तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। जी जी जी, तो वो अंडर 17 जो अंडर 18 होते हैं, उसमें 2 परफॉर्म है, अबव 18 एंड अबव, और
बिलो 18, तो बिलो 18 जितने भी 17 साल के बच्चे हैं सबके पेरेंट्स देते हैं पेरेंट्स जी, वो आते हैं, वो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें जी। और 18 वाले सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, वो सेल्फ करते हैं। ओके ओके सर, वही जानकारी चाहिए थी, और इंटरनेशनल भी वही होता है। जी जी। अभी हम आते हैं आपके ट्रेनिंग के ऊपर। अभी हमने लास्ट टाइम जूनियर के ट्रेनिंग के बारे में जाना, आपने बहुत सा समय मेरी कॉम और वो टीम के साथ गुजारा है ना, सीनियर टीम के साथ गुजारा है, तो यूथ का ट्रेनिंग क्या अलग रहता है इन सब से? यूथ ये मान के चलिए आप, जब बच्चा जूनियर से आता है उसके 2 मिनट के राउंड है बॉक्सिंग में, लेकिन यूथ और एलीट में 3 मिनट के राउंड है। बिल्कुल। तो जो हम उसका बेस तैयार करते हैं एलीट के लिए, तो हमारी जो ट्रेनिंग एलीट के खिलाड़ियों को देखते हुए होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने 2005 से 2012 लगभग 8-9 साल मैंने एलीट टीम के साथ काम किया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस है किस तरह से हम अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एशिया को देखते हुए हमारी जो प्रिपरेशन है वो एलीट को देखते हुए ही हम उसका बेस तैयार करते हैं, और उनकी जो सोच है अपनी जगह आप तब बना पाएंगे जब आप मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको, तो हमारी जो नींव होती है एलीट की नींव हम यहां से रखते हैं और उनका मेंटल लेवल उस तरह से तैयार करते हैं। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस भी हमारा उसी तरह से रहता है कि आपने 1 साल के बाद 2 साल के बाद एलीट के साथ खेलना है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज हमें दी। पहले तो आप हमारे लिए उपलब्ध हुए और आपको हम सामने सामने बात कर रहे हैं। अभी हम आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल हमारा वर्ल्ड चैंपियन टीम के चीफ कोच से है कि सर, हमारे कोचेस के लिए, बॉक्सर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए आपका चलिए धन्यवाद जी। मैं तो सबसे पहले नंबर 1, चलिए आप कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि हमारे सभी लोग नंबर 1 हैं। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खिलाड़ी, एक बॉक्सर और कोच का जो सबसे पहला जो नाता होता है वो होता है विश्वास का। जब तक आपका खिलाड़ी आपके ऊपर या आपका अपने खिलाड़ी के ऊपर विश्वास नहीं है, कभी भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए जो बेसिक चीज होती है वो होती है आपस में विश्वास एक दूसरे के ऊपर। मैंने खिलाड़ी के ऊपर किया लेकिन मेरा बॉक्सर मेरे ऊपर नहीं करता है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप रिजल्ट का एक लेवल होगा, लेकिन दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना। तो सबसे जो नींव है वो है विश्वास। उसके बाद आते हैं पेरेंट्स। आपका एक कोच का अपने खिलाड़ी के साथ, एक कोच भी है वो, उसके माँ बाप की भूमिका भी उसको निभानी पड़ती है, उसके दोस्त की भूमिका भी निभानी पड़ती है, एक अच्छे डॉक्टर की भूमिका भी निभानी पड़ती है, एक अच्छे साथी की। तो कोच के अंदर जब तक ये सारी चीजें नहीं है, कोच ग्राउंड में बहुत स्टिक होता है, लेकिन ग्राउंड के बाहर अगर आप उसको साथी की तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे दूर होता चला जाए। ये सारी चीजें, इसके साथ साथ कोच खिलाड़ी के पेरेंट्स के साथ, क्योंकि खिलाड़ी एक अकेला नहीं होता है, उसके पीछे उसके माँ बाप हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त का उनका सर्कल है। तो जब तक आप सबके के बारे में नहीं जानते हैं, सबके साथ आपका व्यवहार नहीं है, तो आप उस खिलाड़ी को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ना जरूरी है ना, समझना जरूरी है, तभी तो विश्वास बनेगा। इन सब चीजों के साथ जब तक आप इनके ऊपर काम नहीं करते हैं, सही तरीके से प्लानिंग करके सबको एक साथ नहीं लेते हैं, आपकी टीम है, आपके साथी कोचेज हैं, आपका जितना मेडिकल साइंस आज हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक कोच अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ जो 5, 6, 7, 8 हमारी कोचेज की टीम है, हमारा स्पोर्ट्स साइंस है जिसमें न्यूट्रिशन भी है हमारे पास, फिजियो भी है हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट भी है हमारे पास, फिटनेस ट्रेनर भी है हमारे पास, मैश्योर भी है हमारे पास, हमारे ऑफिस का स्टाफ है, हमारा मेस का स्टाफ है,
तो ये सब लोगों के साथ जब तक आपका सही तालमेल नहीं होता है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस पाने के लिए जब सब लोग आपके लिए दुआएं नहीं मांगेंगे, एक पॉजिटिव वेव नहीं बनती है, तब तक आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाते। तो सबके साथ व्यवहार, सबको साथ लेके चलना, हर खिलाड़ी, चाहे हमारे पास आज की डेट में हम फेडरेशन है, पूरी फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने हमारे स्टेट के हमारे ऑफिस बेरियर हैं, एसोसिएशन हैं, जब तक ये सब लोग एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो हम सब ने साथ मिलकर एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल तो ये सर। मेरा है कि इसके लिए सब हम साथ रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे रिजल्ट और अच्छे आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। और ये जो आपने मंत्र दिया है विश्वास का, आपसी विश्वास का और टीम बिल्डिंग का, मैं विश्वास के बारे में कहूंगा कि पहले कोच को विश्वास पात्र होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोच को खुद को ऐसे ढालना पड़ेगा अगर उसको सक्सेस पाना है कि वो विश्वास पात्र हो। जैसे ही वो विश्वास पात्र हो जाता है, तुरंत उसको उसका विश्वास भी मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा सामने वाले का, और वो जरूर अपने आगे की जो ये है उसमें बढ़ेगा, आगे जाएगा। दूसरी बात आपने जो टीम बिल्डिंग की कही, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सब कोई एक्सपर्ट नहीं रह सकते सब में। अगर आप बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हो तो आप न्यूट्रिशन में शायद नहीं होगे, या आप मैच्योर नहीं होगे, या आप फिजियो नहीं होगे। तो आपको सभी को, इवन आपका मेस का कुक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो ये सभी को जो आप एक साथ लेके, इनको सब जुड़ के जब चलते हो, तब जाके आप ये मकाम पे पहुंचते हो, रिकॉर्ड मेकिंग परफॉर्मेंस देते हो। जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी का पहले ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था ब्रेक करने के लिए। तो आपने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए वापिस आपका एक बार, मतलब आप, आपकी टीम, आपके सभी बॉक्सर, सभी का दिल से अभिनंदन। हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम आप सभी के ऊपर गर्व करते हैं और चाहते हैं कि आपसे ऐसे बड़े बड़े परफॉर्मेंस, 7 मेडल गोल्ड जीते हो तो आगे जाके 8 जीतो, हम यही चाहत रखते हैं। दिल मांगे मोर भाई, तो हम यही चाहत रखते हैं। इसी के साथ हमारी ढेरों सारी आपको शुभकामना। हमारी भारत की बच्चियां जो 7-8 जो आज है, उनको भी हमारी ढेर सारी शुभकामना कि वो आगे जाके और बढ़िया काम करें। और हम सभी प्रार्थना करते, जैसे आपने कहा पॉजिटिव वेव, आप आते ही हो देवभूमि से, तो आप ये सब बातें जरूर ज्यादा जानते हो हम सबसे। तो हम पॉजिटिव वेव क्रिएट करने की आपके लिए कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सभी को आगे की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए जो भी कुछ हमारे तरफ से प्रार्थना होनी चाहिए, पॉजिटिव वेव क्रिएट करनी चाहिए, वो हम करेंगे। आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहे, यही भगवान के पास भी प्रार्थना और आपको शुभकामना। इसी के साथ हम आज की बातचीत का जो कार्यक्रम रखा था वो खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपने अपने तरीके से इस बॉक्सिंग को आगे बढ़ाना, सबके जन जन तक पहुंचाना, इस तरह का प्रोग्राम करके हमारे खिलाड़ियों को, हमारे पेरेंट्स को, कोचेज को एक नई ऊर्जा देना। कोहली सर का, हमारी महाराष्ट्र मुक्केबाजी एसोसिएशन के कोहली सर का बहुत बड़ा प्यार स्नेह हमेशा रहा है मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी इस तरह बना रहेगा। पूरी महाराष्ट्र एसोसिएशन, पूरे देश की हमारी जितनी भी राज्य स्तर में सारी एसोसिएशन है, सबके पदाधिकारी, बॉक्सिंग फेडरेशन, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेरे गुरुजी, सबका आशीर्वाद, माँ बाप, मेरे बड़े भाई साहब, और स्पेशली हमारी जो एनसीओई रोहतक की टीम है, हमारे कोचेज हैं, चाहे वो किसी भी टीम को करा रहे हैं, हमारे जितने भी, हमारे पास 18 कोचेज हैं यहाँ पर। तो मैं, जब तक हम सभी लोग मिलकर एक सोच पे काम करेंगे, तो सभी लोगों ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चाहे वो हमारे कोचेज हैं, स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, ऑफिस है, श्रद्धि सर हैं, सब ने एक सोच पर काम किया। तो सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इन सभी के अथक प्रयासों का ये आज परिणाम है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड में अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा पाई है। और आगे भी उम्मीद करते हैं, मैं आपसे भी, कि आपका प्यार, आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत।
दर्शकों, ये थे उच्च विद्या विभूषित और बहुत ही होनहार यशस्वी कोच श्री भास्कर चंद्र जी भट्ट। भास्कर चंद्र जी भट्ट सर अभी NCOE मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रोहतक में कार्यरत है और अभी उन्होंने पोलैंड में जो रिकॉर्ड किया, आपने सभी ने बार बार सुना उसके बारे में, उसके लिए आज हमने उनको बातचीत के लिए बुलाया था और वो आए बातचीत के लिए। उन्होंने काफी सारी चीजें आपको भी बताई, बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट किए उन्होंने। तो जो 7 लड़कियां हैं उनके ऊपर भारत के और पूरे विश्व की नजर रहेगी आगे जाके, और उन्होंने जो नींव रखी है, मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये बच्चियां, ये भारत की बेटियां एलीट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी और उसके लिए हम सब उनको और श्री भट्ट सर को शुभकामना देते हैं कि उनका परफॉर्मेंस का दौर जारी रहे। अगर आपको ये आज का कार्यक्रम और कल का कार्यक्रम भी अच्छा लगा हो तो आप ये बॉक्स विद मी चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त परिवारों को साथ आपके दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिएगा और इसी के साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबकी रजा लेता हूँ। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग। मित्रांनो, हे होते आपल्या सोबत श्री भास्कर चंद्र भट्ट सर, उच्च विद्या विभूषित असे हे कोच आहेत। अत्यंत होनहार व्यक्तिमत्व आहे, अत्यंत सज्जन व्यक्तिमत्व आहे, अत्यंत प्रेमळ अशी व्यक्ती आहे। म्हणजे समोरून आला तो व्यक्ती की असं जाणवतं की सिंपल आणि प्रेमळ असं फार सज्जन मनुष्य आहे। म्हणजे मी त्यांना अनेक वेळा भेटलोय, तर त्यांच्यामध्ये तो उत्तराखंडचा एक फ्लेवर आहे आणि नेहमी छान वाटतं त्यांना भेटायला। असे हे कोच जे की हेड कोच म्हणून कार्यरत आहेत रोहतक येथे, ते इंडियन यूथ वुमेन बॉक्सिंग लीगचे एवढे कोच आहेत। नुकताच त्यांनी आता पोलंडला दौरा केला होता आणि तिथे आपल्या महाराष्ट्र रत्न अल्फिया पठाणला सुवर्ण पदकाबरोबर बेस्ट बॉक्सरचा अवॉर्ड देखील मिळाला होता। आणि त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीत देखील सांगितलं की बाकी ज्या 7 मुली होत्या, म्हणजे ओव्हरऑल 7 मुली ज्यांना सुवर्ण पदक मिळालं, त्या सर्वांचा परफॉर्मन्स कसा राहिला आणि कसं त्यांच्याकडे ते प्रॉमिसिंग वे मध्ये बघतायत आणि आपण देखील बघू शकतो। इव्हन त्यांनी अल्फिया बद्दल जे प्रॉमिसिंग वर्ड सांगितले, ते अल्फियाचं पोटेन्शियल सांगितलं, अल्फिया काय करू शकते याच्याबद्दल त्यांचा जो त्यांनी अंदाज व्यक्त केला, मला वाटतं त्यांच्या अंदाजानंतर आता अल्फियाची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि त्यासाठी आपण अल्फियाला देखील मनपूर्वक शुभकामना देऊया। आपण श्री भट्ट सरांना देखील मनपूर्वक शुभकामना देऊया की त्यांनी आमच्या महाराष्ट्राच्या मुलीला एवढी मोठी केली, एवढ्या वरच्या लेवलला आणली। आणि त्यांची जी टीम आहे, इतर पण जी त्यांच्याबरोबर ज्या युथ मुली आहेत, ज्या की पुढे जाऊन कदाचित आपल्या भारतासाठी ऑलिम्पियन होऊ शकते, त्या सर्वांसाठी आपण शुभकामना करूया। त्या सर्वांना आपण आपल्यातर्फे शुभकामना बरोबरच त्यांनी पुढे चांगली कामगिरी करावी अशी देवाजवळ पण प्रार्थना करूया। त्याचबरोबर हा मुलाखतीचा भाग दुसरा आणि शेवटचा भाग संपवत आहोत। तुम्हाला जर ही मुलाखतीचा कार्यक्रम आवडला असेल तर तुम्ही आपला हा मराठीतील बॉक्सिंगला समर्पित बॉक्स विथ मी चॅनलला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्याचबरोबर मी आपला निरोप देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भेटूया पुढच्या शनिवारी रात्री 9 वाजता नवीन व्हिडिओ।